हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हमने कल डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब नो डाउट अगेन इट इज़ एन एमिशन स्पेक्ट्रम और इट कैन बी एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, बट हम एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का डिस्कस कर रहे हैं, कैसे ऑब्टेन किया जाता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, एंड आफ्टर दैट उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या पर्टिकुलर कुछ रिजल्ट्स दिए गए वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास ट्यूब ली. ठीक है, एक ट्यूब ली, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस को इंक्लूड करा. ठीक है, और हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है. ठीक है, जो हाई वोल्टेज है उसको प्रोवाइड करा गया हाइड्रोजन गैस के अराउंड, एंड हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो काफ़ी लो रखा गया, बिकॉज एट हाई प्रेशर द गैसेस डू नॉट कंडक्ट, सो दैट्स वाई. सो हमने हाई वोल्टेज रखी है एंड लो प्रेशर रखा है, और उस पर हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे इनक्लोज करा है. अब यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन रेडिएशंस जो हैं एमिट होंगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स. ठीक है, उसको हमने क्या करना है, एक सिंगल स्लिट में से रेडिएशंस को पास करना है. अब उस पर्टिकुलर रेडिएशन को हमने फॉल करना है ऑन द प्रिज्म, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, राइट. और उसको हमने फर्दर किस पे ऑब्जर्व कर लेना है, ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. तो ये सारा प्रोसेस हमने कल ही डिस्कस कर लिया था. तो जब हमने इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा, तो याद है मैंने बताया था कि सोडियम के केस में हमारे पास 2 लाइंस आ रही थी येलो कलर की. ठीक है, तो उसमें तो 2 ही लाइंस आ रही थी, लेकिन जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा गया तो उसमें वैरायटी ऑफ लाइंस हमारे पास आ रही हैं. जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हमने क्या देखा कि बहुत सारी लाइंस आ रही हैं. पहले कुछ पर्टिकुलर लाइंस आ रही हैं, आफ्टर दैट थोड़ा सा गैप आ रहा है, देन अगेन कुछ लाइंस आ रही हैं, फिर गैप के बाद फिर बहुत सारी लाइंस आ रही हैं. तो ऐसे करके टोटल 5 डिफरेंट जो हैं वो बैंड्स ऑब्जर्व करे गए लाइंस के. ठीक है, तो ये तो था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा इसका ऑब्जर्वेशन होता है, देन यू विल से इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ लाइंस इन इट. तो अभी एमिशन स्पेक्ट्रम है तो लाइंस कैसी होंगी, प्रॉबेबली कलर्ड, और बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक होगा. ओके, तो इसमें से जो लाइंस थी, ठीक है, इनमें थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब इन लाइंस की जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो नियर बाय है. उसके बाद में सर्टेन गैप आ रहा है, फिर ये जो लाइंस हैं ये नियर बाय फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में लाई कर रही हैं. इनको फर्दर स्टडी करा गया पर्टिकुलर सिंगल लाइन को. ठीक है, और इनके कुछ पर्टिकुलर नेम्स रखे गए आफ्टर देयर स्टडी. ठीक है, तो एक जो हमारे पास फर्स्ट बैंड आ रहा है उसका नेम रख दिया लाइमन सीरीज. ठीक है जी, तो इसका नेम रखा हमने लाइमन. दूसरी का नाम हमने रख दिया बाल्मर सीरीज. ठीक है, थर्ड बैंड जो हमारे पास आ रहा था पाश्चन सीरीज. फोर्थ वाले का नाम रख दिया ब्रैकेट सीरीज, एंड लास्ट वाले का नाम रख दिया फंट, पी साइलेंट है. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट जो हैं सीरीज ऑब्जर्व हो रही हैं ऑफ ए नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो अब ये है कि अब इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही हैं, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम contains a large number of lines. ठीक है, a large number of lines. तो इतनी लाइंस आती क्यों है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे पास रदरफोर्ड तक का मॉडल आ रखा है, और रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. ये भी लिमिटेशन है रदरफोर्ड का कि स्पेक्ट्रम ऐसे हर एक एलिमेंट का डिफरेंट क्यों आ रहा है, या फिर हाइड्रोजन का ऐसा क्यों आ रहा है, इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही हैं, एटसेट्रा. तो ये एक्सप्लेनेशन अभी तक रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता. और बेटा इसको एक्सप्लेन करेगा आपका बोहर्स मॉडल. बोहर्स मॉडल के बेसिस पे जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है उसके बेसिस पे हम लोग स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले हमें मॉडल करना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अच्छा,
अभी इसका मतलब एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब ये तो है, ये जो हमारे पास सीरीज आ रही थी ना बेटा, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है, ये जो हमारे पास सीरीज आ रही थी, तो इनके जो लाइंस आ रही थी, बहुत सारी लाइमन में आ रही थी, बहुत सारी लाइंस बाल्मर में, पाश्चन में, ब्रैकेट में, फंड में, ठीक है। तो क्या किया गया, इसके स्पेक्ट्रम को अच्छे से ऑब्जर्व करा गया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ पता चली कि ये जो हमारा लाइमन सीरीज थी ना, ये आपका यूवी रीजन में लाई कर रहा था, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया हुआ है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट होती है, ठीक है, वाइट लाइट होती है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारी रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, देन यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स हैं और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो इसकी जो वेवलेंथ थी वो यूवी रीजन में लाई कर रही थी। उसके बाद में जो बाल्मर था, इसकी लाइंस जो थी वो विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, इसका मतलब ये हमें विजिबल होंगी, ये हमें नहीं दिखेंगी। और ये जो तीनों थे, ये लाई कर रहे थे आईआर के रीजन में, इंफ्रारेड। आईआर क्या होता है आपके पास, इंफ्रारेड, ठीक है। और ये जो होता है यूवी, इट इज अल्ट्रावायलेट। तो एक यूवी रीजन में लाई करा था, एक विजिबल में, एक आईआर में। फिर क्या किया गया, ज़्यादा स्टडी करी गई बाल्मर पे, क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई करता था और विजिबल रीजन ही हमें दिखता है लाइट का, बाकी सारा तो नहीं दिखता है। और ये अबाउट हम लोग कह सकते हैं, अगर आपने राउंड ऑफ करके लेना ना, तो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में हमारा ये रीजन लाई करता है। एग्जैक्टली शायद 360 to 720 था, ठीक है। तो नियर बाय इस रीजन में हमारा जो है विजिबल रीजन आता है, इतनी रेंज में, ठीक है। तो बाल्मर को लेकर स्टडीज करी गई कि, और फाइनली ट्राई क्या किया जा रहा था कि सिंगल सिंगल लाइन को स्टडी करा जाए, उसकी कितनी वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व करा, और बाद में थ्योरेटिकली मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया, ताकि उस फॉर्मूला में हम सिर्फ वैल्यूज पुट करें और हमारे पास क्या आ जाए, इसकी हर एक लाइन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आ जाए। तो रिडबर्ग ने क्या किया था, बाल्मर सीरीज की स्टडीज करके एक चीज जो है वो कंक्लूड करी थी। उसने कहा था कि हमारे पास एक उसने फॉर्मूला दिया था, दैट वाज न्यू बार इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। उसने ये एक फॉर्मूला दिया था, क्लियर। उसने कहा था इस फॉर्मूला में एक वैल्यू मैंने 2 लिख दी है, और जो मैंने नेक्स्ट n लिखा है वो आप n क्या है, 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर है, 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग वैल्यूज फिल करोगे, तो ये जो r है, r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। आर उसने अपने नाम पे एक रिडबर्ग कांस्टेंट बता दिया, और उसने कहा कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप मीटर्स में बात करो, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसने कहा कि आर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिल कर देना, और बाल्मर की जैसे पहली लाइन के लिए आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी या वेवलेंथ निकालनी होगी, तो आपने क्या करना है, एन की वैल्यू को 3 फिल कर देना है, एन की वैल्यू को 3 फिल कर देना, आर की वैल्यू फिल कर देना, यहाँ से वेव नंबर निकल आएगा। और वेव नंबर आपको पता है वेवलेंथ का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको 1/λ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि फिर एन की वैल्यू 4 पुट कर देना, तो आपकी नेक्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकल आएगी, फिर एन की वैल्यू 5 पुट कर देना, तो नेक्स्ट लाइन की। तो हमारे पास ऐसे बाल्मर सीरीज की हर एक सिंगल सिंगल लाइन की वेवलेंथ निकाली जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिर बाकी सीरीज रह रही हैं, और फाइनली यहाँ से जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही थी वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर रही थी, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, रिडबर्ग का जो, इसको बोलते भी क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग ने दिया था, इट वाज रिडबर्ग फॉर्मूला। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, वो अभी हम करेंगे। तो इस फॉर्मूला को जनरलाइज करा गया ताकि बाकी सीरीज का भी निकाला जा सके। तो इस फॉर्मूला को आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बाल्मर वाला रहने दो, आपने जनरल रखना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनाया गया, फॉर एनी सीरीज वेव नंबर विल बी इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया फॉर एनी सीरीज। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एनी सीरीज। हर सीरीज के लिए हम लोग वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है न्यू बार क्या होता है आपके पास, वेव नंबर, एंड वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का इनवर्स। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला दोनों सेम ही है। ठीक है, आपने ये यूज करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाता है कि अलग अलग सीरीज की जो आपके पास लाइंस हैं उसका आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटा जब आप बात करोगे लाइमन सीरीज की, ठीक है, उसके लिए आपने n1 की वैल्यू लेनी है 1, और n2 की वैल्यू क्या लेनी है, कोई भी हायर नंबर 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब आप बात करोगे बाल्मर सीरीज की तो n1 फर्स्ट जो n है उसकी वैल्यू क्या लेनी है 2, और n2 की वैल्यू क्या लेनी है, कोई भी 2 से हायर नंबर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। देन उसके बाद में क्या आ जाता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। ठीक है, पास्चन के लिए n1 की वैल्यू क्या लेनी है 3, देन ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू क्या लेनी है 4, देन फंड के लिए n1 की वैल्यू क्या लेनी है हमने 5। ठीक है, और जो n2 है वो हमेशा कोई हायर नंबर लेना है 4, 5, 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 6, 7 अप टू सो इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 ऑनवर्ड्स कोई भी नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके आप n1 n2 की वैल्यूज फिल करोगे तो आर कांस्टेंट है, तो आपके पास लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जितनी भी सीरीज हैं उसमें सिंगल लाइन की क्या क्या वेवलेंथ है तो वो सारा आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए याद करना है। तो ये थी बेटा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली भी, एंड डिराइव करके फॉर्मूला भी बनाया गया कि कैसे हम एक एक लाइन का मतलब आइडिया लगा सकते हैं किसकी कितनी वेवलेंथ है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी लाइंस क्यों आ रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास जो आ रहा है फॉर्मूला है, दिस इज फॉर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करेगा। बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की तो क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन बाकी स्पीसीज में आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो स्पेक्ट्रा है वो और भी कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर हाइड्रोजन का इतना कॉम्प्लेक्स है तो बाकियों का क्या बनेगा, तो बाकियों का और भी कॉम्प्लेक्स आएगा। लेकिन अगर हम सपोज मैं आपसे बोलूँ कि हीलियम है मेरे पास, ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास हीलियम है, तो हीलियम के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं हीलियम 1 पॉजिटिव लेती हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये भी कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल सपोज मैं लिथियम ले लेती हूँ, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं 2 निकाल देती हूँ, 2 पॉजिटिव आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करती हैं बिकॉज उनके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करेंगे तो उनका स्पेक्ट्रम भी कुछ ऐसा ही आएगा, और उनके स्पेक्ट्रम में जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा जब उनकी स्टडीज करोगे, लेकिन एक एडिशनल फैक्टर आएगा, वो आएगा Z²। अब ये Z² क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि हीलियम के लिए 2 फिल कर देना आपने और लिथियम के लिए यहाँ पे Z की वैल्यू 3। तो नो डाउट हाइड्रोजन लाइक बिहेव करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग है, प्रोटॉन्स तो सबके पास अलग है ना, तो उसका इफेक्ट भी लिटिल बिट आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे Z² ऐड कर देना है। क्लियर हो गया जी इतना फंडा। तो अभी तक ये है कि जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, ये लिटिल बिट आपको पता है क्या इंडिकेट कर रहा है कि एटम के इनसाइड न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो मोशन है वो इतना सिंपल नहीं है।
कहीं ना कहीं एटम के बीच में कुछ सर्टेन लेवल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्वांटाइज्ड लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी शायद ये जो स्पेक्ट्रम है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो बोहर का मॉडल आएगा वो इसको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपके पास सर्टेन लेवल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज द स्टेटमेंट, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to 5 to n is equals to 2 state in hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हुई है, ये हमारे पास एक n है 5 उसका लेवल है, और ये हमारे पास है एक n इज इक्वल्स टू 2। तो कोई लाइट रेडिएशन है वो n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 2 पे एमिशन आ रही है। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ पता करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, n1 की वैल्यू क्या हो गई 2। जब भी एक लेवल आपका 2 होता है तो डेफिनेटली ये सीरीज कौन सी हो जाएगी, बाल्मर नहीं हो जाएगी। बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है 2 और दूसरा n क्या होता है कोई भी हायर नंबर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी बाल्मर सीरीज, क्योंकि लोअर नंबर 2 है और जो हायर नंबर है वो क्या है आपके पास 5। तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 5, r की वैल्यू आपको पता ही है 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। हमने पता क्या करना है, वेवलेंथ, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1.097 इंटू 10⁵, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, 1.097 इंटू 10⁵, 1/4 माइनस 1/25। ठीक है, इंटू 10⁵, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 माइनस 4 ओवर 25 इंटू 4। ठीक है जी, देन उसके बाद में आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 21 हेयर 100 हेयर 100 कट कर देगा, यहाँ पे रह जाएगा 3, तो आपके पास 21 पॉइंट समथिंग जो है वो आ जाएगा। अब बेटा ये तो आ गया आपका 1/λ, लेकिन हमें क्या चाहिए लैम्डा, तो हम इस पूरी टर्म को ऐसे कर देंगे 1.097 इंटू 10⁻³ इंटू 21। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4.34 इंटू 10⁻⁻7। और क्योंकि हमने r की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में ली थी तो वेवलेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में। उसको आप फर्दर नैनोमीटर या आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो वेवलेंथ निकल गई। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, होप वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही न्यूमेरिकल करे हुए हैं। हमें पता है c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी c ओवर लैम्डा। c आपको पता है बेटा क्या होती है 3 इंटू 10⁸, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आपने अभी कैलकुलेट कर ली है 4.34 इंटू 10⁻⁻7। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, इसको आप मीटर इनवर्स में सॉरी सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर हो गया आप कैसे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो। ठीक है, एंड दिस इज योर वेव नंबर, 1/λ इज योर वेव नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आ जाता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं अच्छे से। ठीक है, अलग अलग टाइप के जितने बताते जा रही हूँ अलग से एक कॉपी पे नोट बना लिया करो कि हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। नाउ द सेकंड इज द वेवलेंथ ऑफ ए फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज दिस। कहते बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, अब बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया ये किस रीजन में लाई करती है। ये बाल्मर सीरीज थी तो बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में हो जाएगा अभी। ठीक है,
अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में फिर से बाल्मर की बात करिए। कहते बाल्मर की फर्स्ट लाइन, बाल्मर की फर्स्ट लाइन कब होती है? जब n1 2 होता है और n2 आपका 3 होता है। 3 से 2 पे जब आता है तो तब आपकी फर्स्ट लाइन आती है। ठीक है, ये हो गया बाल्मर की फर्स्ट लाइन। उसकी उन्होंने क्या दी है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑलरेडी दी है कि इस लाइन की वेवलेंथ 656 नैनोमीटर है। क्लियर? नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन। कहते बाल्मर की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ बताओ। अब बेटा आपको पता है जो बाल्मर की सेकेंड लाइन होती है, तो बाल्मर की सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? n1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। फर्स्ट लाइन के लिए वैल्यू 3, सेकेंड लाइन के लिए वैल्यू 4। ठीक है, n2 की वैल्यू 4 आ गई। आपने क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा सीधा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, यहाँ ब्रैकेट ही लिख लो, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन। एक चीज और पूछी है, द वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइन। अब ये लिमिटिंग लाइन क्या है? ठीक है, तो बेटा लिमिटिंग लाइन होती है जब आपके पास लेवल जो है वो इनफाइनाइट होता है। अब सपोज बाल्मर की बोल रही हैं, बाल्मर की लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी? n1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी बाल्मर सीरीज के लिए, लेकिन आपके पास जो n2 की वैल्यू है वो क्या होगी? इन्फिनिटी। लिमिटिंग लाइन के लिए n2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी, चाहे वो किसी भी सीरीज की बात करें। तो आपने क्या करना है? 1/λ 1r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1.097 इंटू 10⁵ 1/n1 क्या आता है? 2 स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी इज 0, तो ये तो पहले ही 0 हो गया और बाकी को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1/λ है तो लैम्डा के लिए उल्टा देना इसको। क्लियर हो गया? और ये जो दिया था डाटा ये बेकार का था, हमें हेल्पफुल ही नहीं था, हम सीधा ही निकाल सकते थे, अगर ये नहीं भी देते तब भी हमारा चल गया। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम करेंगे बोहर मॉडल डिस्कस। ठीक है जी, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।